वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस सर। स्वस्थ हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बहुत बढ़िया। आज हम लोगों को अभी तक हम लोग साइंस का करते आए हैं। कितने चैप्टर हुए हैं साइंस के? क्लास 8th के 15 चैप्टर अब तक हमारे हो गए हैं। लेकिन अब हमें आगे का 1-2 दिन के बाद शुरू करेंगे। अब आज से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और कौन सा पढ़ेंगे? ज्योग्राफी और हिस्ट्री के आज 2-2 चैप्टर करेंगे। ठीक है? पहला दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, पहला दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का भी। ठीक है? पक्का? अब इसके बाद पहला चैप्टर है संसाधन। क्या चैप्टर का नाम है आपके? संसाधन। संसाधन चैप्टर के 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, संसाधन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, किसी वस्तु को, किसी सेवा को, ऐसी किसी वस्तु या सेवा को जो मानव उपयोग में आ सके, किसी विशेष चीज को। संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे उपयोग, मानव के उपयोग में आ सके, हम उसे संसाधन कहते हैं। ये रजिस्टर है, कागज है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, बॉटल है, कपड़े हैं, हम खुद लोग एक दूसरे के काम आते हैं, तो हम सारे लोग क्या हैं? संसाधन। उदाहरण समझ में आ गए? कौन सा एक संसाधन का प्रकार है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, उपरोक्त सभी। तो संसाधन के 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक में जैसी पेड़ पौधे जो हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होते हैं, और जैसे बिल्डिंग, घर, चेयर, कुर्सी, मोबाइल फ़ोन, ये सब हम खुद से बनाते हैं, तो मानव निर्मित इंसान बनाता है। और मानव संसाधन में हम खुद आते हैं। ठीक है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो समय के साथ खत्म हो जाएं। नवीकरणीय, जो समय के साथ खत्म हो जाएं, जो पुनः उत्पन्न हो सके, जो केवल एक बार उपयोग किया जा सके, जो कभी समाप्त ना हो। तो जो कभी समाप्त ना हो, वो जो पुनः उत्पन्न किया जा सके, उसे नवीकरणीय। नवीकरण, जिसका नवीकरण किया जा सके, जो दोबारा नया तैयार किया जा सके, जिसे दोबारा उत्पन्न किया जा सके, वो है नवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला कैसा संसाधन? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मानव निर्मित या ऊर्जा? कैसा है? क्या कैसा है? कभी कोयला कभी समाप्त होगा? समाप्त हो जाएगा एक दिन कोयला। कोयला हमारे पास पृथ्वी में सीमित मात्रा में है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोयला समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय में नहीं आता। नवीकरणीय में पानी आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, हवा आती है, ये सब चीजें आती हैं। मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? जनसंख्या है, शिक्षा, संस्कृति, तकनीकी। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षा है। हम लोग शिक्षित होते हैं तो ज़्यादा काम में आते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो ज़्यादा काम में किसी के नहीं आ पाते। जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख के बनता है, आगे जाता है, वो ज़्यादा आगे जाता है और ज़्यादा लोगों के काम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है? मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हो, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखो कौन सा है मानव निर्मित का? जल है, मिट्टी है, बांध है, सूर्य। कौन सा है? क्या है? जल मानव निर्मित संसाधन में आएगा। जल आपने बनाया? कैसे बनाया? आपने बांध बनाया, इंसानों ने। इंसान ने जल बनाया? तब जल कैसे? वह संसाधन जो मानव की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैव संसाधन, गैर जैविक संसाधन। कौन सा संसाधन कहते हैं? मानव बनाता है तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। कैसा संसाधन हो गया? जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मानव निर्मित या औद्योगिक? तो नवीकरणीय है। हम एक बार जल का उपयोग करते हैं, दोबारा उसी जल का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा अपरदन रोकने के लिए, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, या उपरोक्त सभी?
वेरी गुड। उसमें उपरोक्त सभी आएगा। क्यों? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कृषि आवश्यक है, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखता है और कृषि को बढ़ावा भी देता है। तो सारी चीज़ें सही हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण सूर्य, पवन, पेट्रोलियम या वृक्ष। पेट्रोलियम एक दिन ऐसा है कि समाप्त हो जाएगा, तो ये गैर नवीकरणीय है। कैसा है? संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, इनका मूल्य बढ़ाने के लिए, इनका उपयोग समाप्त करने के लिए, इनका संग्रह करने के लिए। क्यों आवश्यक है? क्योंकि भविष्य की पीढ़ी को हमें संसाधन को सुरक्षित रख के देना है। इसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। मानव संसाधन विकास में किसका मुख्य योगदान है? ऊर्जा का, कौशल और शिक्षा का, औद्योगिकरण का, पर्यावरण का। कौशल और शिक्षा का। मानव संसाधन विकास में हमारे शिक्षा का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। अभी मैंने बताया शिक्षा का, हमारी स्किल का, हमारे ज्ञान का। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मानव निर्मित या ऊर्जा? आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। अब हर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करेंगे, फिर मैं उसका आंसर बताया करूँगा 2-4 सेकंड रुक करके। तो अब इसका आंसर बताइए। खनिज संसाधन किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मानव निर्मित या? तो ये किस में आएगा? बी, गैर नवीकरणीय। वन संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? कमेंट करिए। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, मानव निर्मित या ऊर्जा? वन संसाधन। नवीकरणीय है। कैसा है? नवीकरणीय का कौन सा उदाहरण है? नहीं है। जल, सूर्य, कोयला या वायु? तो कौन सा उदाहरण नहीं है? कोयला। कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट ही नहीं कर पाते। हर सवाल का जवाब कमेंट करना है, एक सवाल का नहीं, सबका। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? मैं कहूँ ना कहूँ, लेकिन कमेंट करते रहिए हर सवाल का जवाब। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस? तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, हम सूरज से सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है? कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर मतलब सोलर, सूर्य। पर्यावरणीय संसाधन किसके लिए महत्वपूर्ण है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए। तो पर्यावरणीय संसाधन संरक्षण पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा है। मिट्टी का अपरदन रोकने का तरीका? मिट्टी का अपरदन रोकने का एक तरीका क्या है? वृक्षारोपण, नहर निर्माण, उद्योग लगाना, खनन। तो मिट्टी का कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है? कोयला, वन, खनिज या तेल? वन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़, वन लगाना, पेड़ लगाना, उससे हमारा वन संसाधन मजबूत होगा। ये चैप्टर अब हमारा समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर अब हम लोग कृषि और सिंचाई पे आते हैं। भारत, कृषि और सिंचाई। आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ना, क्योंकि इसके पहले आप चैप्टर पढ़ते नहीं हैं। आप लोग चैप्टर पढ़ो तो आपको समझ आए, मज़ा आए। आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जबकि पहले से मैं ये चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं गया है। भारत में कृषि किस प्रकार का प्रमुख व्यवसाय है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या कोई नहीं? तो ये प्राथमिक में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। कृषि, मछली पालना, पशु पालना, ये सब
प्राथमिक एक्टिविटीज में आती है। किस में आती है? द्वितीयक में जैसे कोई कारखाना लगाना, इस तरीके का काम आता है। तृतीयक में सेवा करना, जैसे पढ़ाना, डॉक्टरी का काम करना, वकालत का काम करना, ठीक है, न्यूज़ सुनाना, न्यूज़ देना, इंफॉर्मेशन देना, तीसरे में आता है। होटल का काम, ये सब तीसरे में आता है। भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है? कैसी खेती की जाती है भारत में? व्यावसायिक, आत्मनिर्भर, मिश्रित या उपरोक्त सभी? तो भारत में आत्मनिर्भर खेती की जाती है। कैसी खेती? आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर रह के। किसान लोग अपने ज़रूरत का सामान उगा लेते हैं बस, और नहीं करना, और मेहनत का काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत बेचने उचने को हो जाए जिससे खर्चा चल जाए बस। भारत में खरीफ फसल किस मौसम में बोई जाती है? कल हम लोगों ने रबी फसल और खरीफ फसल की बात की थी विज्ञान में, अगर याद आ रहा हो आपको, धुंधला धुंधला मैं क्लास में पढ़ा रहा था कल। तो भारत में खरीफ फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो ये मानसून, गर्मी, सर्दी या शरद ऋतु में। ये मानसून में, सर्दी में रबी फसल बोई जाती है। बेटा उसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं नहीं पढ़ता हूँ ध्यान से, मुझे नहीं आती चीज़ें, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप लोग क्यों पढ़ोगे? आप लोग को कौन सी कमी लगी है? आप लोग तो केवल उठ के सज के यहाँ आ जाओगे। आप लोग थोड़ा पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत दुखद है आज का। कोई कमेंट नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, जबकि हर सवाल पे रिस्पांस करने के लिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करिए, हर सवाल का आंसर, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा। भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? खरीफ फसल में कौन सी थी? धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब। जौ नहीं, जो रबी में आएगा। धान, गेहूँ, मक्का, जूट। तो धान, मक्का, जूट ये सब आएगा खरीफ में। गेहूँ रबी फसल है। क्या है? ये सर्दियों में जो बोई जाती है उसे रबी फसल बोलते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल। अभी जो काटी जा रही है क्या है? धान है। तो ये खरीफ फसल, इस समय कटाई का टाइम चल रहा है। धान किस में आता है? रबी में, खरीफ में, या किस में आता है धान? धान किस में आता है? कमेंट करिए आप लोग। खरीफ किस में, धान किस में आता है? कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? ट्यूबवेल, कुआं, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। तो लंबे समय से किस तरीके से, कहाँ से सिंचाई होती थी? तो पहले, सबसे पहले कुएं से ही होती थी। तो कुआं है पारंपरिक तरीका। भारत में किस नदी से सबसे अधिक सिंचाई होती है? गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा। कौन सी नदी से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं आगे बताऊं। आ गए आप लोग लेके? सबसे ज़्यादा सिंचाई गंगा से होती है। कौन से नहर से? नदी से। गंगा की ही नहरें यहाँ आई हुई हैं। ले आए? गुड। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बाजरा, ज्वार, चना, मक्का। तो चना जो है ये रबी फसल है। चना कौन सी फसल है? रबी। मक्का, ज्वार और ये बाजरा, ये सब खरीफ फसलों में है।
किस राज्य में भारत के चावल सबसे अधिक उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता है उत्तर भारत के राज्यों में? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या पश्चिम बंगाल में? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में किस सिंचाई प्रणाली, किस तरीके की सिंचाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उपयोग किया जाता है? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई? सबसे ज़्यादा कैसी सिंचाई होती है? हैं? नहर सिंचाई। यहाँ सबसे ज़्यादा कैसे सींचते हैं पानी? कैसे? हाँ, नहर बम्बा एक ही बात हो गई, तो नहर सिंचाई हो गई। रबी फसलों की कटाई का समय कब होता है? रबी फसलों की कटाई का समय कब होता है? भाई रबी, अभी खरीफ की कटाई हो रही है, फिर इसके बाद रबी की फसल लगाई जाएगी। गेहूं कब कटता है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में या अगस्त सितंबर में? मार्च अप्रैल में गेहूं कटता है। तो रबी फसल गेहूं, रबी फसल कोई कहे तो गेहूं, गेहूं के साथ चना, मटर ये सब भी बोए जाते हैं। हाँ, सरसों। और अगर कोई कहे खरीफ, खरीफ धान, धान के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब। हाँ। गन्ने की फसल किस प्रकार की फसल मानी जाती है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? मक्का, गन्ना। गन्ने की फसल क्या है? रबी है, खरीफ है, जायद है, इनमें से कोई नहीं है। तो गन्ने की फसल खरीफ फसल में है। किस में है? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसे। हाँ बेटा, कमेंट करो। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो हर सवाल के। यहाँ वाले अच्छे से बोलो और जो कमेंट कर रहे हो कमेंट करें अच्छे से। भारत में किस राज्य में सिंचाई का सबसे अधिक क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई का क्षेत्र है। किसमें है? उत्तर प्रदेश की राजधानी? महाराष्ट्र की कमेंट करिए आप लोग, क्या है? मुंबई। बिहार की भी कमेंट करिए, फिर पंजाब की भी कमेंट करके बताइए। और चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है वो भी कमेंट करिए। कमेंट करने के लिए आप वीडियो रोक दिया करिए, लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर लिखिए, फिर आगे बढ़ाइए। ठीक है? अगर आपको लग रहा है मैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। भारत की किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है? कैश क्रॉप? गेहूं, धान, कपास, मक्का? बहुत अच्छा भाई, डैफोडिल के लिए तालियां बजाइए आप लोग। बिटिया तनिष्का, कुछ पढ़ लो, शर्म तो आ नहीं रही है? कृषि के लिए भारत में किस प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है? पहाड़ी, उपजाऊ, समतल, बंजर या सभी? उपजाऊ और बहुत अच्छा, डैफोडिल के लिए फिर ताली बजाओ। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं डैफोडिल। अच्छा तुम भी आंसर दो, तुम्हारे लिए बजे पट 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 बजा रहे हो। डैफोडिल इधर आओ, ये सवाल पढ़ो। भारत में बागवानी किसका उत्पादन करती है? ऑप्शन ए? ऑप्शन ए फूल का, अनाज का, फल और सब्जियों का, मसालों का। सही उत्तर क्या है इसका? बागवानी किसका उत्पादन करती है? सही उत्तर फूल और सब्जियों का। ये क्या फल लिखा और है? सब्जियों का। फल और सब्जियों का। ठीक है, वेरी गुड। समझ आया? सिंचाई का आधुनिक तरीका कौन सा है? नहर सिंचाई, ट्यूबवेल सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, कुआं सिंचाई? तो आधुनिक है ड्रिप सिंचाई।
क्या है? नहर से तो हम सब ज़्यादा करते हैं, हम आधुनिक कहाँ हुए हैं। अभी आधुनिक होने में समय लगेगा ना जैकी? पकड़ के आधुनिक करना होता तो मैं कर ही दिया होता। कौन सी फसल सबसे अधिक जल की आवश्यकता रखती है? धान, गेहूँ, मक्का, कपास। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में चाहिए होता है, किस फसल में? किस में? नान। धान। कमेंट करके बताइए। भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है भारत में? गेहूं, धान, जौ, कपास। कौन सा सबसे ज्यादा बोया जाता है? माफ करना, लेकिन धान सबसे ज्यादा बोया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। खरीफ फसलों की बुआई का समय क्या होता है? खरीफ फसलों में धान प्रमुख फसल है, तो ये कब बोया जाता है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल या जनवरी फरवरी? जून से जुलाई के मध्य बोया जाता है। बीस सवाल हो गए आपके। अब इसी के साथ हम लोग इतिहास में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? इतिहास। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दे रहा है। कहाँ चलते हैं? इतिहास। क्या पढ़ते हैं आप? इतिहास। पुनीत इधर आओ। पहला पाठ 8वीं क्लास के इतिहास का है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। पढ़ो, पहला सवाल पढ़ो। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति व्यापार करने आई थी? कौन सी आई थी? फ्रांस, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। कौन सी आई थी? कमेंट करके बताइए। सबसे पहले कौन से आए थे? वेरी गुड। कौन आया था? गाल आया था, पुर्तगाल। भाई किसी की तरफ हम देखते हैं तो उसका गाल दिख जाता है, पुर्तगाल। तेरा पुर्तगाल ठीक कर दूंगा मैं, सही हो जा तू, हंस मत। हम ऐसी डायलॉग बोल सकते हैं कि गाल पे ऐसा बजाऊंगा ना, पुर्तगाल है जाए वो, गाल को पुर्तगाल बना दूंगा। कह सकते हैं ना? नाम उंगलियां छाप के गाल को पुर्तगाल कर दूंगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापारी कौन था? भारत की खोज किसने करी थी? वही पहली बार आया था भारत में, वो पुर्तगाल का था। कौन था? बर्थोलोमी डियाज या वास्को डिगामा या फ्रांसोसी डी वास्को? कब आया था भारत में? कब आया था? 21 मई 1498 को। कब आया था? वास्को डिगामा कब भारत आया? 21 मई 1498। हाँ, किसी किसी किताब में 20 मई दिया है, किसी किसी में 21 मई। तो 20-21 मई हमें याद रखना है। और 1498 कब? वास्को डिगामा किस भारतीय बंदरगाह पर उतरा था? कहाँ उतरा था वास्को डिगामा? गोवा में, मुंबई में, कालीकट में या कंचन में? कालीकट। कहाँ उतरा था? यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मज़ा नहीं आता। कहाँ? सारे सवालों का जवाब कमेंट करके बताओ, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं अगली क्लास लेने के लिए उतना उत्साहित हूँ। मैं भी उत्साह नहीं ले पाता, क्यों? क्योंकि कोई कमेंट ना करता, ना आप लोग पढ़ के आओ, ना समझ के आओ। भारत में डच किसे कहते हैं? नीदरलैंड वालों को। किसे कहते हैं? डच।
किस वर्ष वहाँ के व्यापारी आए? 1595, 1600 या 1602 में या 1616 में? तो ये 1595 में आए थे। कब आए थे? 1595 लल्ला। कब आए? कमेंट करिए कब आए। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, माफ़ करिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498, 1595, 1600 या 1612? वेरी गुड। 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, क्वीन विक्टोरिया के आदेश पे। 31 दिसंबर 1600 में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत, कैलिकट, मद्रास या बम्बई? सूरत में। आप लोग को पता है बम्बई के बारे में? बम्बई जो शहर है, खाली जब बंजर ज़मीन थी, तो ये समुद्र के किनारे बम्बई बसा हुआ है। जैसे भारत का अगर मैं नक्शा दिखाऊं आपको, तो यहाँ बम्बई है, तो वो बंजर ज़मीन थी। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी की। किसकी शादी की? राजकुमारी, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनकी शादी अंग्रेज़ के राजकुमार से हुई। तो दहेज में चाहिए होता है, दहेज भी चलता है ना, तब भी चलता था, आज भी लेते हैं दहेज में। कोई गाड़ी लेता है, कोई घोड़ा लेता है, कोई चप्पल, कोई जूता, कोई सामान, कुछ। हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए? नहीं सर। क्यों? लड़के बताएं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लड़कों का मानना है लेना चाहिए, लड़कियां कह रही नहीं लेना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है कि नहीं लेना चाहिए दहेज। अब कौन कौन सा लड़का ऐसा कह रहा कि दहेज लेना चाहिए? बताओ क्यों लेना चाहिए भैया? हाँ, अंकित बताओ क्यों लेना चाहिए दहेज? तुम्हारी शादी में दहेज लेना होगा? तुम अपनी बताओ हरिंदर, लेना है? क्यों? क्या 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 क्या? धीरे धीरे बोलो, क्या बोले? बता। दहेज नहीं लेना चाहिए भाई। वो अपनी बेटी भी तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे घर आके सेवा करेगी, रहेगी तुम्हारे साथ, और तुम उसी से पैसे भी लोगे। ये कोई अच्छी बात है? और ऐसे तो फिर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें पैदा की हैं। वो भी तो बेटी रही हैं किसी की, नाना की। दहेज नहीं लेना चाहिए। तू दहेज ना ले तो जाने दूंगा, दहेज लेगा तो नहीं जाने दूंगा। दहेज तो तू लेगा मतलब। अच्छा बता, चल दहेज में क्या लेगा तू? हैं? तू गधा लेगा दहेज में? गधा लेगा? अच्छा बेटा, तुम लड़की भी नहीं लोगे और दहेज भी लोगे? अच्छा, लड़की में से कोई खड़ी होके बताओ क्यों नहीं लेना चाहिए दहेज? नहीं जाना है। खुश हो गया? किससे और कौन से लड़के को लगता है दहेज लेना चाहिए? हाथ खड़ा कर लो, वरना ये मैं मानूंगा कि आपको लगता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। गुड्डू बताओ, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों? लड़की दे रहे हैं इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसे लग रहा है कि दहेज लेना चाहिए? कोई है ऐसा?
बताओ भाई, दहेज के किसे किसे लगता है कि दहेज लेना चाहिए? बताओ पंकज, तुझे चाहिए दहेज कि ना चाहिए? आजा आजा बेटा। तुम जोर जबरदस्ती दे के बारे या तो अपनी मर्जी से तो दे, हम ले लेंगे। समाज में बहुत सारे इसके लिए ओपिनियन है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तुम मत ले, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। अगर कोई नहीं कह रहा है कि नहीं लेना है तो क्यों कह रहा है, मैं उसका ओपिनियन, उसका विचार जानना चाहता हूँ। अर्जुन आप बताओ क्या करोगे? दहेज लेना है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप लोगे नहीं लोगे वो अलग बात है। लेना चाहिए समाज में कि नहीं लेना चाहिए? अपनी राय तो बताओ। मोंटी, पुनीत, अब खड़े हो जाओ। अर्जुन बहुत हो गया, बताओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्यों? मनीष बेटा बताओ, आप बताओ, बहुत देर से शांत हो, बताओ दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ललित और पंकज, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो आरती, दहेज लेना चाहिए? दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बुरी बात है। हाँ, दहेज बुरी बला भी है। लालच बुरी बला है जैसे, वैसे दहेज लालच है एक तरीके का। आप के घर में बहन बेटियां हैं, कल उनकी शादी होगी, आप भी दहेज दोगे? आपके यहाँ कोई आएगा, धीरे धीरे आप लोग दहेज के खिलाफ रहोगे, नहीं लेना वो करोगे, तो 25-50-100 साल बाद ऐसे हो जाएगा कि आम बात हो जाएगी कि भाई दहेज नहीं। बल्कि लड़के वाले को उल्टा देना चाहिए, लड़की वाले को, कि आप हमारे लिए कन्या दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं हमसे। आप भाई, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी बहन दे रहे हैं, आपकी बहन बेटी हमारे घर में आके रहेगी, हमारे परिवार चलाएगी, आगे हमारे संतानों को उत्पन्न करेगी, आगे हमारी वंशावली चलेगी, आगे हमारा परिवार सुखी होगा, समृद्ध होगा। हम उसे लक्ष्मी के रूप में मानते हैं ना। नई बहू आती है तो कितना सारा उसका पूजा पाठ, उसका कितना ख्याल रखते हैं। क्यों ख्याल रखते हैं? क्योंकि उसे हम लक्ष्मी मानते हैं, वो हमारे लिए लक्ष्मी है। और उस लक्ष्मी को लेकर के हम इस तरीके की बात करें तो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना। वही आगे चल कर के किसी बेटे बेटी को जन्म देगी, वही लड़की आकर के आपके परिवार, आपके वंश को चलाएगी आगे। और फिर भी उसी के साथ हम प्रताड़ना करते हैं, उसी को प्रताड़ित करते हैं कि तू दहेज में ये ना लाई, वो ना लाई, ऐसे ना की, वैसे ना की। यही होता है ना समाज में। बहुत घटिया और गंदा काम है ना, है कि नहीं है? तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर है तो ऐसा बोलो। यहाँ तो तेज बोल सकते हो, चुप बैठे हो ऐसे जैसे यहाँ पे मौन व्रत चल रहा है आप लोग का। बोलो, हाँ बोलो ना। देखो बिटिया, आ जाओ, बताओ आप लोग सही है कि नहीं बात? तुम लोग के मुंह में दही जमी है क्या? ये कंफ्यूज है ऐसे। तनिष्का ऐसे देखने, पागल हो क्या? सही गलत बोल रहा हूँ क्या? तो बोलो, तेज बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? तो जोर से बोलो, हाँ सर सही बोल रहे हो। गलत बोल रहा हूँ तो लो लाठी मारो, डंडा लो, बजाओ मुझे। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? है दोनों में नहीं सर, सही बोल रहा हूँ। तो ऐसे बोलो, सही ना कह रहा? अच्छा चलो, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पौंडीचेरी में, चंद्रनगर में, कोलकाता में या मसूलीपट्टनम में? फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1664 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? फ्रांस के किस गवर्नर ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को मजबूत किया? आप लोग भी दहेज के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
आपको लेना है नहीं लेना है, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपनी राय। ठीक है। फ्रांस के किस गवर्नर ने, और सारे प्रश्नों के जवाब भी आप लोग कमेंट करके खुद ही बता दिया करिए, हर बार कमेंट करने के लिए मुझे कहना ना पड़े। प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखिए, हो सके तो प्रश्न का उत्तर भी सुनिए, रोकिए वीडियो को, फिर पहले कमेंट टाइप करिए, उसका आंसर टाइप करिए, फिर आगे बढ़ाइए वीडियो, फिर अगला प्रश्न, फिर उस पर रोकिए, फिर ऐसे कमेंट टाइप करिए, फिर आंसर दीजिए। ऐसे रोकते करते चले जाओ, आराम से पूरा वीडियो सुन पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे। जब आप एक बार किसी प्रश्न का उत्तर लिख देते हो, कमेंट कर देते हो, तो वो प्रश्न का उत्तर आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ, जितना टाइम आप एक कमेंट करने में स्पेंड करते हो, एक प्रश्न को देने में लगाते हो, वो टाइम में आपके ब्रेन के अंदर वो प्रोसेस होता है, वो आंसर आपको डाइजेस्ट होता है। फ्रांस के किस गवर्नर ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को मजबूत किया था? ड्यूप्ले, बोर्डले, लाबुडले, वास्को डेगामा ने। तो किसने किया था? फ्रांस के ड्यूप्ले ने। किसने कहा था किया था? ड्यूप्ले ने। अब अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत के किस क्षेत्र में अपना नियंत्रण सबसे अधिक बढ़ाया था? मुंबई, गोवा, बंगाल या दिल्ली? तो पुर्तगालियों ने 1610 में गोवा पे कब्जा कर लिया था और 1630 में इसकी राजधानी बना दी थी, शायद 1630। हाँ, तो गोवा पे सबसे ज़्यादा विस्तार अपना किया, और ये 1965 में गए थे यहाँ, 1961 में गोवा छोड़ के पुर्तगाली गए थे, इसीलिए गोवा भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन कब हुआ? 1600 में, 1612 में, 1661 में, 41 में या 1750 में? तो पुर्तगाल की शक्तियों का क्षीण 1750 में हुआ। कब हुआ? भारत में पहली बार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच किस युद्ध में टकराव हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कार्नेटिक युद्ध हुए। कौन से युद्ध हुए? कार्नेटिक, उसे कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति को स्थापित किया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ जिससे अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया एक तरीके से? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था जो 1760 में। कब हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास। हे वांडी, इधर आओ, तुम्हें वॉश कर दूं। वांडी, इधर आओ, तुम्हें वॉश कर दूं। क्यों वांडी? वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले व्यापारिक साम्राज्य? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो किसने बनाया था? पुर्तगाली ने। किसने बनाया था? किसने बनाया था? किसने बनाया था? बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व किस युद्ध के बाद शुरू हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, मैसूर का युद्ध? किसके बाद हुआ था? प्लासी का युद्ध। किसके बाद हुआ था? किसके बाद हुआ था? बहुत बढ़िया। किसके बाद? प्लासी का युद्ध के बाद। किसके बाद? कमेंट करते रहिए आप लोग। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज ने किस भारतीय शासक को हराया था? हैदर अली, सिराजुद्दौला, शाह आलम या मीर कासिम? तो उस समय शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम। कौन था? कौन था? भारत में पुर्तगालियों का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में रहा? धार्मिक सुधार, व्यापार, कला और संस्कृति, समुद्री व्यापार और नाविक कला? किसमें रहा?
व्यापार, सामुद्रिक कला और नाविक कला में, सामुद्रिक कला और नाविक कला में किस में रहा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664, 1600, 1600, 1595, 1612। अभी मैंने बताया था 1664 में फ्रांसीसी। 1600 कब हुआ? वेरी गुड। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1700। कमेंट करके बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने किस गवर्नर जनरल के काल में पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया था? रॉबर्ट क्लाइव, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। किसके काल में? अंग्रेजों ने किस गवर्नर जनरल के काल में पूरे भारत पर लगभग कब्जा सा कर लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन से थे? 1848 से 1856 के बीच में इन्होंने भारत में काम किया था। इसी के बाद 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए, ये पाठ भी समाप्त हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, अगला पाठ। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ लगाई थी? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ लगाई थी? कहाँ पे? सूरत में। वेरी गुड। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। वेरी गुड, 1700। डैफोडिल के लिए तालियां। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव या वेरेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग ने? प्लासी के युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किससे हुआ था? हैदर अली, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, नाना फडणवीस। तो प्लासी के युद्ध में किससे हुआ था? हैदर? अरे नहीं यार, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से हुआ था। किससे हुआ था? भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ बस, ज्यादा नहीं। दहेज तो मैं देने ना दूंगा तुझे, हैं? वाई मिट्टी दहेज में आएगी तेरे, वाई मिट्टी आएगी, मैं बता रहा हूँ। वही मिट्टी भिजवाऊंगा मैं, और तेरी शादी मैं ही मानूंगा, देख ले। कौन जाएगा बारात में? मोले चलेगा ना पंकज अपनी बारात में? पंकज खड़ी हो जा। हैं बूढ़ा हो रहा मैं ऐसे ही रहूंगा हमेशा, एकदम छोटे बच्चा जवान। तेरी उम्र कितनी है पंकज बता? तेरी 12, मेरी 24। 12 दूनी 24, ये 24 का होगा, मैं 36 का। बस इतने में तो इसकी शादी हो जाएगी। घबरा मत, मैं तेरी शादी जल्दी कराऊंगा। मैंने बात कर ली है अर्जुन से। अर्जुन नाम है ना इसके पापा का? कर लिए बेटा? अर्जुन ना है? फिर क्या नाम है? नाम बदल रहा, हरिंदर कर रहा हो। पापन ने नाम बदल रहा तो बेटा बैठ जा। वाइये तो तोड़ना है, दुख दर्द खत्म करना है तेरा। बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और मीर जाफर, अंग्रेज मीर कासिम, टीपू सुल्तान, अंग्रेज और हैदर अली। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, मुनरो ने, हेस्टिंग ने, बेटिंग ने? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। बक्सर के युद्ध में रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर अगले प्रश्न, फिर रोकिए, कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए, ऐसे करते रहिए। प्रवीण, दहेज चाहिए ना? चाहिए ना? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ।
बक्सर के युद्ध के बाद हाँ, एक लोटा पानी इनके सामने रख दो बस। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस अधिकार की प्राप्ति हुई? व्यापारिक, दीवानी, सैन्य अधिकार, प्रशासनिक। तो दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार मतलब पैसा कलेक्ट करने का जिम्मेदारी मिल गया अंग्रेजों को। 1700, अब एक बार और ध्यान दे दो, 2 मिनट फिर खत्म हो जाएगा। अरे ध्यान दो। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार किस संधि के बाद मिले? इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। 1765 में। कब? वेरी गुड। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत किस युद्ध में हुई? प्लासी, बक्सर का युद्ध, टीपू सुल्तान का युद्ध या कर्नाटक का? तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757। कमेंट करिए कब हुआ फटाफट। बक्सर के युद्ध के बाद कौन मुगल सम्राट अंग्रेजों का अधीनस्थ बन गया? बक्सर के युद्ध के बाद कौन मुगल सम्राट अंग्रेजों का अधीनस्थ? शाह आलम द्वितीय, अकबर, बहादुर शाह, जफर, औरंगजेब। मुगल सम्राट कौन था उसमें? शाह आलम दूसरा वाला, दोगला जो था, मतलब दूसरा वाला, सॉरी, द्वितीय जिसको बोलते हैं, ऐसे आप लोग गलत शब्द मत बोलिए। द्वितीय, सेकंड, ठीक है। किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली? प्लासी की संधि, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि, मैसूर की संधि। 1765 में अभी हमने बताया कौन सी संधि हुई थी? हाँ, हमारे घर की संधि, ठीक है। मेरे घर में ही बैठ के सारी संधियाँ हुई। संधि का मतलब क्या होता है पता है? समझौता। इलाहाबाद में बैठ के समझौता हुआ। किसके किसके बीच? अंग्रेजों, शाह आलम के बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला अवध के नवाब के बीच में। तो शाह आलम से उन्होंने उनकी पूरा राज ले लिया, सिराजुद्दौला से पूरा राज ले लिया, सिराजुद्दौला का राज उसको दे दिया थोड़ा थोड़ा, और बाकी सब अपने पास रख लिया। अंग्रेजों ने मार मार के छीन लिया। भारत में अंग्रेजों के साथ हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने लड़ा था। किसने लड़ा था? क्या जाबाज सिपाही था भाई साहब। आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली बहुत मार मारा, बेतहाशा अंग्रेजों को रुला दिया एकदम। दुरफिरंगी को करने की मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड क्लाइव, डलहौजी, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। किसने किया था परमानेंट सेटलमेंट? कॉर्नवालिस। किसने किया था? कॉर्नवालिस। भारत में अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद बंगाल पर अपना अधिकार बताया था? कौन सा युद्ध के बाद? प्लासी का युद्ध। चला लीजिए मैडम। कौन सा युद्ध? बैठिए, कुछ बताना है। प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? अंग्रेजों ने भारत में किस नीति के तहत राज्य विस्तार किया? स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, विलय की संधि, प्रत्यक्ष नियंत्रण। कौन सा था? स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, विलय की नीति और प्रत्यक्ष नियंत्रण। विलय की नीति थी। कौन सी थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो लगाया था वो। अंग्रेजों ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड क्लाइव, डलहौजी, वेलेस्ली, हेस्टिंग। किसने की थी शुरुआत? वेलेस्ली ने की थी। और ज़्यादातर उसे लागू किसने किया था? डलहौजी ने किया था। शुरुआत किसने की थी? वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने भारत में किस संधि के बाद पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित किया था? सूरत संधि, इलाहाबाद, मैसूर, वांडीवास। अभी कौन सी संधि हमारे घर में हुई बैठ के? कौन सी संधि? कहाँ हुई? कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। कब हुई? कब? हाँ, कब हुई?
1765 में। वेरी गुड। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय रेल और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की थी? ये वही था जिसने डलहौजी, जिसने विलय की नीति ज़्यादातर अपनाई थी। लॉर्ड क्लाइव, डलहौजी, वेलेस्ली, हेस्टिंग। तो कमेंट करिए फटाफट आप लोग, कौन सा? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? भारत में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का, बक्सर का या कर्नाटक का? तो जो वांडीवास का युद्ध था अभी हमने देखा था, उसके बाद फ्रांस की सेना भाग गई यहाँ से दुम दबा के। कौन सा युद्ध? वांडी को बुलाया और वहाँ पे वॉश कर दिया। वांडी इधर आ, तेरा वॉश हो जाएगा। और ये 1760 में हुआ। कब हुआ? वांडी को बुलाया और क्या कर दिया? वांडी वॉश हो गया। ठीक है। अंग्रेजों ने किस शासक के समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया? लॉर्ड क्लाइव, वेलेस्ली, डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो सबसे ज़्यादा विलय की नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। वेलेस्ली ने शुरू की थी और डलहौजी ने अपनाई थी। अब हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। आप लोग घर में खूब मज़े कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन परीक्षा आपकी बहुत जल्दी आ गई है। अब आपको थोड़ा और कमर कस के मेहनत करने की ज़रूरत है। हर प्रश्न का जवाब एक तो आपको देना है, और जो प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है उसे पॉज करके, वीडियो रोक करके लंबे समय तक के लिए उसे अपने नोट्स में लिख लेना है और रोज़ उसका रिवीजन करना है। बार बार चीज़ें देखने से हमें याद होती हैं। हम अपने दोस्तों से बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं, 2, 4, 6 महीने बाद कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आता है तो आपको देख के कहता है, अरे लल्ला इतना बड़ा हो गया, कहता है ना, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, और छोटू से मोटू बना देता है। क्यों? क्योंकि वो हमें रोज़ देखता है नहीं। रोज़ नहीं देखता है तो हमें वो पहचान नहीं पाता है। जो रोज़ देखता है उसको याद रहता है हमारी शकल सूरत, हमारा सब कुछ। तो वैसे ही किताब कॉपी की पढ़ाई लिखाई भी है। अगर हम पढ़ाई रोज़ करेंगे, रोज़ किताबें देखेंगे, रोज़ उस टॉपिक को देखेंगे तो हमें याद रहेगा। हम रोज़ नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। ठीक है। कोई दिक्कत? बाय, टेक केयर।